नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल मौर्य और स्वागत है आपका टॉप 1000 करंट अफेयर सीरीज में, जहां पर हम कवर करने वाले हैं 1000 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक्स को, जो आईएएस और पीसीएस दोनों परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको इस चैनल पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की पीडीएफ की जानकारी चाहिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के पहले कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक कर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 120 टॉपिक कवर किए जा चुके हैं, यानी कि इससे पहले 12 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और परीक्षा की डेट जैसा कि आप जानते हैं आ चुकी है, मई में परीक्षा है, तो आपके पास समय ज़्यादा है नहीं। और लास्ट में जो मैगजीन आती है दृष्टि की, उसके आश्वासन में या उसके इंतज़ार में बैठे मत रहिए, क्योंकि केवल 10 से 15 दिन रह जाते हैं एग्ज़ाम के, तब वो मैगजीन आती है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि अभी से सारे करंट तैयार करते रहिए, और जितने भी इम्पोर्टेंट करंट हम प्रदान कर रहे हैं आपको, इन सबको अच्छे से बार बार रिवाइज कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला टॉपिक क्या है। आज का पहला टॉपिक है H9N2 एवियन इन्फ्लुएंजा के लिए वैक्सीन बन चुकी है। तो H9N2 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और तो इसमें हुआ क्या है, अभी घटनाक्रम ये है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्था ने मुर्गियों के लिए एक निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 का टीका विकसित कर लिया है। यानी जो H9N2 इन्फ्लुएंजा है, ये निष्क्रिय कम रोगजनक है, और ये किस में होता है, विशेष रूप से पक्षियों में होता है और मुर्गियों में। ठीक है ना, इंसानों को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये मुर्गियों में को ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसके लिए टीका विकसित कर लिया गया है। यह H9N2 वायरस के लिए पहला स्वदेशी टीका है। और इसके अलावा H9N2 इन्फ्लुएंजा एक वायरस का एक उप प्रकार है। किसी एक जो वायरस है उसका उप प्रकार है, जो मानव इन्फ्लुएंजा के साथ साथ बर्ड फ्लू का कारण बनता है। और यह पहली बार विस्कॉन्सिन, अमेरिका के विस्कॉन्सिन में वर्ष 1966 में तुर्की समुदाय में पाया गया था। ठीक है ना। और मनुष्यों में H9N2 वायरस जो है वो संक्रमण बहुत ही दुर्लभ है, बहुत रेयर केस में ही पाया जाता है कि मनुष्य में ऐसा ये इसका प्रभाव हो। तो आपने जाना H9N2 जो वायरल जो इन्फ्लुएंजा है, इसके बारे में आपने जाना, और इसका टीका बन चुका है, इसके बारे में भी आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक बड़ा ही चर्चा में रहा है, क्योंकि काफ़ी इस पर विवाद हुआ, काफ़ी बहस हुई। वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस ये मनाया जाता है गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनकी शहादत के दिवस के रूप में मनाया जाता है। घटनाक्रम मैं क्या इसके थोड़ा सा इतिहास इसके बारे में बता दूं कि जो मुगल शासक थे, उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी को पकड़ लिया था और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए मतलब प्रताड़ित कर रहे थे। और जब वो नहीं माने तो उनके 2 बच्चों का गला उनके सामने काट दिया गया। इसके बावजूद वो झुके नहीं। तो ये एक प्रकार की शहादत थी उन बच्चों की, और उसी के लिए ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो अभी हुआ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। 26 दिसंबर वह दिन है जब साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा मतलब उनके बेटे, और साहिबजादा फतेह सिंह, उनके बेटे फतेह सिंह और जोरावर सिंह को 6 साल और 9 साल की छोटी उम्र में मुगल सेना द्वारा मार दिया गया था। और साहिबजादा, इसके अलावा उनके 4 बेटे थे, तो चारों बेटे के नाम आप देख लीजिए। साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुधार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह, ये चारों पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी के थे। और उन्होंने अपनी आस्था त्यागने के बजाय मौत को स्वीकार किया था। यानी कि वो सिख धर्म त्यागने को तैयार नहीं थे और इस्लाम स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने मौत को स्वीकार किया था। और प्रधानमंत्री ने कहा कि माता गुजरी और श्री गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता एवं आदर्श लाखों लोगों को ताकत देता है, और वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। ये गुरु गोविंद सिंह जी के विचार हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बताए हैं। और इस अवसर पर कई कार्यक्रम और कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ये जो वीर बाल दिवस है, इस अवसर पर साहिबजादे की कहानियां सुनाने वाली झांकियों के साथ सेना का एक बैंड भी
मार्च दस्ते में उसने हिस्सा लिया, सेना के बैंड ने भी हिस्सा लिया था। तो ये आपने वीर बाल दिवस के बारे में जाना, 26 दिसंबर को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है ये भी आपने जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। ये किसने तैयार किया है? आईआईटी कानपुर के विशेषज्ञों ने इसको तैयार किया है, जो हृदय रोग संबंधी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और ये जो कृत्रिम हृदय है या आर्टिफिशियल हार्ट है, ये इनका जो हार्ट का जानवरों पर परीक्षण हो चुका है, मतलब अगले साल होगा, बन के तैयार हो चुका है। अब सबसे पहले किस पे परीक्षण किया जाएगा? कोई भी दवा हो, कोई भी वैक्सीन हो, तो सबसे पहले परीक्षण जानवरों पे किया जाता है। तो अभी जो हार्ट बन के तैयार हुआ है, इसका परीक्षण पहले जानवरों पर होगा। इसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट आसान होगा और गंभीर रोगियों में आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट किए जा सकेंगे। तो ये आपने जाना जो आर्टिफिशियल हार्ट है उसकी स्थिति क्या है अभी। और आईआईटी कानपुर तथा देश भर के 10 वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की एक टीम ने 2 साल में इस कृत्रिम हृदय को तैयार किया है। इसके अलावा जानवरों पर परीक्षण फरवरी या मार्च से शुरू हो जाएगा, अभी अगले महीने से शुरू हो जाएगा। और परीक्षण में सफलता के बाद 2 वर्षों में मनुष्यों में इसका प्रत्यारोपण किया जाएगा। हृदय रोग तेजी से बढ़ रहा है। आजकल आप खूब लोग सुन रहे होंगे कि अचानक से कोई नाचते डांस करते हुए अचानक से गिर के मर गया, कोई अचानक से बैठे बैठे गिर के मर गया। ये हृदय रोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में मरीजों को हृदय प्रत्यारोपण की सलाह दी जाती है। मरीजों की परेशानी कम करने के लिए यह कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है। और भारत 80% जो भारत में हृदय रोग से संबंधित जो भी उपकरण उपयोग में लाए जाते हैं, उनमें से 80% उपकरणों का विदेश से आयात किया जाता है। भारत में केवल 20% उपकरण ही है जो हृदय रोग में काम आते हैं। तो ये आयात में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने के कारण ये जो कृत्रिम हृदय है ये बहुत बहुत ज़्यादा सहायक होगा हमारे आयात को भी कम करने में। तो आपने जाना आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में, और इम्पॉर्टेंट यूपीपीसीएस के लिए है क्योंकि आईआईटी कानपुर ने तैयार किया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। सबसे पहले तो ये किसकी सहायता से बनाया गया था, यही इंपॉर्टेंट है। तो ये रूस की सहायता से बनाया गया था, रूसी सरकारी परमाणु ऊर्जा निगम की सहायता से ये बनाया गया था। और इस अभी जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसको और अधिक उन्नत ईंधन विकल्प प्रदान करने के लिए एक रूस ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। तो जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है उसमें टीवीएस 2M फ्यूल असेंबली के उपयोग से दूसरी इकाई में अभी उपयोग किए जा रहे यूटीवीएस फ्यूल असेंबली के साथ 12 महीने के प्रचालन चक्र के स्थान पर 18 महीने का प्रचालन चक्र संचालित हो सकेगा। अभी तक जो फ्यूल उसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जो इंजन इस्तेमाल किया जा रहा है प्रकार का ईंधन, वो केवल 12 महीने तक काम करता है। लेकिन जब इसको और प्रोन्नत कर दिया जाएगा तो ये 18 महीने तक काम करेगा। तो इसी प्रोन्नति के लिए रूस ने प्रस्ताव रखा है। तो थोड़ा सा कुडनकुलम नाभिकीय जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना है वो भारत के तमिलनाडु राज्य कुडनकुलम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के कुडनकुलम में स्थित है। और इस परियोजना में 1000 मेगावाट विद्युत क्षमता वाले 2 यूनिट हैं। पहले यूनिट ने 22 अक्टूबर 2013 से विद्युत ग्रिड को विद्युत आपूर्ति प्रारंभ करना शुरू किया था। जो पहला यूनिट था वो 22 अक्टूबर 2013 से ही शुरू हो गया था। और दूसरी तरफ कुडनकुलम क्षेत्र में सैकड़ों पवन चक्कियाँ भी हैं, जिनमें 8 परमाणु संयंत्र आधारित हैं। जो पवन चक्कियाँ हैं उनमें से 8 परमाणु संयंत्र आधारित पवन चक्कियाँ हैं। इन पवन टर्बाइनों की कुल क्षमता 2000 मेगावाट है और भारत में सबसे बड़े पवन फर्मों में से एक है। एक का प्रतिनिधित्व ये करती हैं, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र से संचालित पवन चक्कियाँ है, कि भारत में सबसे बड़े पवन फर्मों का प्रतिनिधित्व भी करती हैं। तो ये आपने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में जाना, किसकी सहायता से बनाया जा रहा है और कहाँ पर स्थापित किया गया है ये भी आपने जाना। तमिलनाडु में स्थापित है और रूस की सहायता से बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पणिनि के 2500 वर्ष पुराने संस्कृत नियम। आपने पणिनि के बारे में सुना होगा। पणिनि ने अष्टाध्यायी नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा था।
बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टाध्यायी व्याकरण ग्रंथ, ठीक है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है ये इतना जटिल है कि लोग इसको समझ ही नहीं पा रहे थे, इसकी व्याख्या ही नहीं कर पा रहे थे। अभी हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक पीएचडी छात्र डॉक्टर ऋषि राजपोपत ने 2500 वर्ष पुराने अष्टाध्यायी के व्याकरण समस्या को हल कर दिया है। इसे 6ठी एवं 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत के महान विद्वान पाणिनि ने लिखा था। और पाणिनि 4000 सूत्रों वाले अष्टाध्यायी संस्कृत के पीछे एक वैज्ञानिक व्याख्या है, ऐसा मतलब उन्होंने एक वैज्ञानिक व्याख्या की थी। इसकी 4000 सूत्र है इस अष्टाध्यायी में, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि चर्चा में रहा है तो अष्टाध्यायी के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अष्टाध्यायी में मूल शब्दों से नया शब्द बनाने के नियम मौजूद है। और पाणिनि एक सम्मानित संस्कृत विद्वान, भाषाविद और व्याकरणाचार्य थे जो भारत में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास थे। उन्हें प्रथम वर्णात्मक भाषाविद माना गया है और पश्चिमी विद्वानों द्वारा भाषा विज्ञान के जनक के रूप में भी स्थापित किया गया है। जो पश्चिमी विद्वान है उन्होंने भी उन्हें भाषा विज्ञान के जनक के रूप में स्वीकार किया है। और उनकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में अष्टाध्यायी एक है जो व्याकरण के अनिवार्य रूप से संस्कृत भाषा को परिभाषित करता है और ये संस्कृत भाषा के हर पहलू को नियंत्रित करने वाले बीजगणितीय नियमों के साथ एक निर्णयात्मक और जनरेटिव व्याकरण माना जाता है जो अष्टाध्यायी है। और व्याकरण की इतनी गहनता है कि सदियों से विद्वान इसके नियमों एवं उपनियमों के सही अनुप्रयोग पर काम नहीं कर पाए हैं। मतलब इतना ज़्यादा जटिल है, इतना ज़्यादा गहन है ये अष्टाध्यायी कि सदियों से इस पे काम चल रहा है लेकिन इसको ठीक से डिकोड नहीं कर पाया गया था, ठीक है। तो ये आपने जाना पाणिनि के अष्टाध्यायी के बारे में जो एक व्याकरण ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है मोटा अनाज खाद्य उत्सव। मोटा अनाज खाद्य उत्सव क्या है? देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने यूनाइटेड नेशन से एक प्रस्ताव रखा था यूनाइटेड नेशन में कि 2023 को मोटे अनाज के वर्ष के रूप में घोषित किया जाए। तो उसको यूनाइटेड नेशन ने स्वीकार कर लिया था और 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था। तो चूंकि भारत ने ये प्रस्ताव रखा और भारत का ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया तो भारत इस खुशी में एक मोटा अनाज खाद्य उत्सव मना रहा है। तो ये जो मोटा अनाज के महत्व को के संबंध को में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जो मोटे अनाज का महत्व है उसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? कृषि मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2022 को संसद सदस्यों के लिए मोटा अनाज खाद्य उत्सव का आयोजन किया था। और जो विश्व में अभी तक जनसंख्या में सबसे अधिक वृद्धि को देखते हुए वैश्विक कृषि खाद्य प्रणाली को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्व में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और खाद्य चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। भाई जनसंख्या बढ़ रही है और उतना अनाज उत्पादन नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है चुनौतियां तो उत्पन्न होंगी ही। ऐसी स्थिति में बड़ी आबादी के भोजन के लिए मोटे अनाज सस्ता और पौष्टिक विकल्प हो सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं मोटा अनाज सस्ता होता है, जैसे ज्वार, बाजरा और भी कई सारे मोटे अनाज हैं, ये थोड़े सस्ते होते हैं और गरीब लोग इनको आसानी से खरीद सकते हैं और ये बहुत पौष्टिक होते हैं। तो ये अनाज के विकल्प के रूप में जो अन्य अनाज हैं, जो परंपरागत अनाज हैं, उनके विकल्प के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया है। मैंने आपको ये पहले बताया। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के आयोजन एवं मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2030 के सतत विकास एजेंडे को भी योगदान मिलेगा। वर्ष 2030 के लिए एक सतत विकास एजेंडा घोषित किया गया था जिसमें खाद्य समस्या यानी कि पोषण और स्वास्थ्य की समस्या भी शामिल है। तो ये मोटा अनाज उसे भी हल करने में सहायता कर सकता है। जो मोटे अनाज हैं वो पारंपरिक रूप से देश के अल्प संसाधन वाले कृषि जलवायु क्षेत्र में उगाए जा सकते हैं। मोटे अनाज की खासियत ये है दोस्तों कि जो अनुर्वर भूमि है, जो बंजर भूमि है, जो रेतीली भूमि है, वहाँ पर भी उगाए जा सकते हैं। आपने देखा होगा जो ज्वार बाजरा है वो अक्सर ऊसर भूमि में जहाँ कम पानी है वहाँ पर भी उगाए जाते हैं। तो इसलिए भी ये उपयोगी है क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से काफ़ी सूखा क्षेत्र बढ़ रहा है, तो सूखे क्षेत्र में ये मोटा अनाज आसानी से उगाया जा सकता है। ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, फिंगर और कुटकी, ये सब जैसे कोदो है, फॉक्सलेट है, प्रोसो है, बर्नयार्ड है, ये सब मोटे अनाज कहलाते हैं।
इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, ये छोटे बाजरा, ये इन सबको पोषक अनाज भी कहा जाता है क्योंकि इनमें बहुत पोषक तत्व होता है। तो ये आपने मोटा अनाज उत्सव के बारे में जाना जो संसद में मनाया गया था। इसके अलावा ये भी जाना कि 2023 को मोटा अनाज जो वर्ष है वो घोषित किया गया है यूनाइटेड नेशन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है पहला ग्रीन स्टील ब्रांड। पहला ग्रीन, ये जो कि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है, और भारत में बनाया गया है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्ट्रा का शुभारंभ किया है। कौन सा ग्रीन स्टील ब्रांड है? कल्याणी फोरेस्ट्रा। अपनी तरह के पहले इस्पात का विनिर्माण पुणे की स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप ने किया है। ग्रीन स्टील क्या होता है? देखिए, जाहिर सी बात है, ग्रीन स्टील का मतलब ये नहीं होगा कि वो हरे रंग का स्टील होगा। स्टील वैसा ही होगा जैसा स्टील होता है, लेकिन कोई भी चीज़ ग्रीन तब हो जाती है जब उसे ग्रीन एनर्जी से बनाया गया हो, यानी कि उसको बनाने में प्रदूषण, जो जलवायु परिवर्तन में जो अहम भूमिका निभाने वाले प्रदूषक होते हैं, उन प्रदूषकों को ना छोड़ा गया हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना निकाली गई हो, या कार्बन ना जलाया गया हो, कोयला ना जलाया गया हो, ऐसी चीज़ों को ग्रीन उत्पाद कह दिया जाता है। तो चूँकि हम जानते हैं स्टील बनाने में बहुत ढेर सारा कोयला जलाया जाता है और ढेर सारा पॉल्यूशन होता है, तो ये पॉल्यूशन जो है ना हो, इसके लिए ग्रीन एनर्जी से अगर जो स्टील बनाया जाएगा उसे ग्रीन स्टील ब्रांड कहा जाएगा। तो इसके लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किया गया है। इस्पात निर्माण की इस प्रक्रिया में पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, मैंने पहले भी बताया आपको। भारत इस क्षेत्र में के देशों में अग्रणी हो गया है जो कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत द्वारा ग्रीन स्टील का विनिर्माण कई देशों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और इसके विनिर्माण तथा इस्पात उद्योग को कार्बन मुक्त बनाने की दिशा में अग्रसर होगा। तो ये आपने जाना ग्रीन स्टील ब्रांड के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बम चक्रवात। क्या है? बम चक्रवात। ये कहाँ पर आया है? ये इम्पोर्टेंट है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आया है। इसने भारी तबाही मचाई और इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाओं के चलते 30 से अधिक लोगों की मौत भी हो गई। तो बम चक्रवात के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए कि बम चक्रवात एक तीव्र मध्य अक्षांशीय चक्रवात है और इसके केंद्र में निम्न वायु दाब होता है और इसमें खराब मौसम एवं बर्फीले तूफान से लेकर तेज आंधी एवं भारी वर्षा तथा मौसम के रूप भी दिखाई देते हैं। जो बम चक्रवात होता है ये पूर्वानुमानकर्ताओं द्वारा हाई अलर्ट पर रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। उत्पत्ति के इसके कारण क्या है? ये बम चक्रवात उत्पन्न क्यों होता है? तो यह निर्मित होता है जब ठंडी वायु राशि और गर्म वायु राशि, इधर से ठंडी वायु राशि और इधर से गर्म वायु राशि आपस में टकराती हैं, तो ये बम चक्रवात उत्पन्न होता है। और इस तेजी से मजबूत होने वाले मौसम प्रणाली का बनना एक प्रक्रिया है जिसे बॉम्बोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है। और जो बम चक्रवात है ये हरिकेन, चूँकि हम जानते हैं कि अमेरिका और कनाडा में तो हरिकेन आते हैं, तो ये बम चक्रवात हरिकेन से अलग कैसे मतलब इसको बम चक्रवात अलग से क्यों नाम दे दिया गया? तो जो हरिकेन है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बनते हैं और गर्म समुद्रों द्वारा संचालित होते हैं। इस कारण से वे गर्मियों के मौसम में काफ़ी आम होते हैं। हरिकेन जो है वो गर्मियों के मौसम में आते हैं और गर्म समुद्री जल धारा जब गर्म होती है तब ये उत्पन्न होते हैं। लेकिन जो बम चक्रवात है वो ठंडियों में भी आ जाते हैं और ठंडी और गर्म हवाओं के मिलने से बनते हैं। ठीक है। तो ये आपने जाना बम चक्रवात के बारे में जो अमेरिका और कनाडा में इसने प्रभावित किया है, अमेरिका और कनाडा को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक प्रलय मिसाइल के बारे में है। बहुत चर्चा में रही है प्रलय मिसाइल, तो इसके बारे में आप ये जानेंगे कैसी मिसाइल है, इसकी रेंज कितनी है। ये 2-3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। सबसे पहले शॉर्ट रेंज है, दूसरी बात ये बैलिस्टिक है और तीसरी बात सरफेस टू सरफेस है, यानी कि ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाली है। और प्रलय मिसाइल की खरीद को मतलब हुआ ये है कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ये स्वदेशी तकनीक से बनाई गई है, पूरी तरह स्वदेशी है, लेकिन सेना की खरीद के लिए इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई है।
चूँकि DRDO बनाता है या कोई ना कोई कंपनी बनाती है, तो फिर जो सेना है उसे खरीदती है, तो इसकी सेना के द्वारा इसे खरीदने को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। और जो प्रलय मिसाइल है ये भारत की पहली पारंपरिक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पूरी तरह बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? बैलिस्टिक मिसाइल वो होती है जो बस यहाँ से छोड़ो तो ये परवलयकार बनाकर बिल्कुल एक जैसे आप कोई एक हथियार कोई भी एक मतलब कोई भी एक कंकड़ पत्थर उठा के मारिए तो वो ऐसे भी जाता है, वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल होती है। बैलिस्टिक मिसाइल एक परवलयाकार पथ पर जाती है, और जो क्रूज मिसाइल होती है वो पहले ऊपर की ओर जाती है, फिर ऐसे सीधे चलती है, फिर अपने लक्ष्य को भेजती है। ठीक है, तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो ये अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है। क्यों अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है? क्योंकि यह उत्तरी एवं पश्चिमी सीमाओं में से किसी भी पारंपरिक मिसाइल हमले का जवाब देने में सक्षम है, और एक अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेप वक्र कम होता है, यानी कि जो प्रक्षेप वक्र है ये ऐसा नहीं होगा, वो कम होगा, ये ऐसे जाएगी। ठीक है ना। और यद्यपि यह काफ़ी हद तक बैलिस्टिक मिसाइल के समान ही होता है, यह उड़ान के दौरान मनूवर में सक्षम है। मैनूवर में मतलब इसकी दिशा को बदला भी जा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल की दिशा को बदला नहीं जा सकता है, वो एक बार छोड़ दी गई तो अपनी ही दिशा में जाएगी, लेकिन इसके मैनूवर में इसको मैनूवर किया जा सकता है, यानी कि इसकी दिशा को बदला भी जा सकता है। और ये जो मिसाइल है, मिसाइल को इस तरह से विकसित किया गया है कि यह इंटरसेप्टर मिसाइलों को हराने में भी सक्षम है, और हवा में एक निश्चित सीमा को कवर करने के बाद यह अपना रास्ता बदलने की क्षमता भी रखती है। तो ये आपने प्रलय मिसाइल के बारे में जाना, जो एक सरफेस टू सरफेस अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल है और स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो टॉपिक है वो है विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 3 और स्थलों को शामिल किया गया है। इससे पहले हमने जो पहले अस्थायी सूची में एक और शामिल किया गया टॉपिक था, उसको हमने पहले कवर कर चुके हैं। अभी 3 और जो स्थल हैं उनको इस अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, तो उन्हें भी देख लेते हैं। कौन कौन से स्थल शामिल किए गए हैं? जो 3 स्थल शामिल किए गए हैं उनमें से पहला है गुजरात का वाडनगर, ठीक है ना, वाडनगर शहर। दूसरा है मोढेरा में प्रतिष्ठित सूर्य मंदिर, और तीसरा है त्रिपुरा में ऊनाकोटी की चट्टानों को काटकर बनाई गई मूर्तियाँ। आपसे ये तीनों ऐसे भी पूछे जा सकते हैं सवाल कि मोढेरा का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, और जो ऊनाकोटी के चट्टानें हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो ये त्रिपुरा में है ऊनाकोटी की चट्टानें, और जो मोढेरा का सूर्य मंदिर है ये भी गुजरात में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन 3 स्थलों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं, इसकी विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो हम तीनों स्थलों के बारे में विस्तार से जानेंगे, क्योंकि इनके बारे में अलग से प्रश्न बनेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वाडनगर को। वाडनगर यह गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसे चमत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर या विमलपुर के नाम से भी जाना जाता है। जो वाडनगर शहर है इसका जो उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यहाँ पर कई पुरातात्विक संग्रह पाए गए हैं। जो वाडनगर है ये अपने तोरणों के लिए प्रसिद्ध है। तोरण मतलब दीवारों के लिए, जो इसके चारों ओर दीवारें हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 12वीं शताब्दी के सोलंकी युग के लाल पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित 40 फीट लंबे स्तंभों की एक जोड़ी है, जिसे युद्ध की जीत का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। 40 फीट के लाल पीले बलुआ पत्थर के 2 स्तंभ हैं, ठीक है ना। और 640 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री ह्वेन सांग ने इस शहर का दौरा किया था, और कहा जाता है कि उसने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका उल्लेख भी किया था। तो ये आपने जाना वाडनगर के बारे में जो गुजरात में है। तो दोस्तों आज की ये 10 टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। इसमें हमने गुजरात के वाडनगर शहर को अभी देख लिया है। बाकी ये जो 2 शहर हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। जो 2 अगले स्थल हैं वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।